दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ाऊंगा। ये बायोलॉजी का एक चैप्टर है, 9th में भी है और 10th में भी है। कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा। इतना आसानी से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जिंदगी भर आपको याद रहेगा। मैंने बोला ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतना आसानी से आपको बताऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। और ये कोई मैथ नहीं है जो हमेशा काम नहीं आएगी, ये बायोलॉजी है। बॉडी के बारे में पढ़ना है। बॉडी तो सबका है और नेचुरल रिसोर्सेज यानी अल्लाह ने, भगवान ने जो चीजें अपनी धरती पे बनाई है वो सब नेचुरल है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, हवा हो, पानी हो, पत्थर हो, ये सब ऊपर वाले की बनाई हुई है, गॉड की बनाई हुई है, अल्लाह की बनाई हुई है, भगवान की बनाई हुई है। तो ये सारे हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स मैनेजमेंट और एप्लीकेशंस। तो इसको मैनेज कैसे करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे इंसान है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, नदियां हैं, तालाब है, समुद्र है, पहाड़ है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। अब हिंदी की बात करें, हिंदी वालों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक खजाना, जो प्राकृतिक ने बनाया हुआ है, जो ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, उसी का खजाना रिसोर्सेज, यानी ऊपर वाले के बनाए हुए चीजें को, प्राकृतिक रिसोर्सेज को, प्राकृतिक जो खजाना है उसी को बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज। आपको नेचुरल रिसोर्सेज पता चल गया। यही 9th क्लास का बायोलॉजी में भी है और 10th क्लास के बायोलॉजी में भी लास्ट चैप्टर में है। और पहले जो 9th क्लास में है उसमें है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और जो 10वीं में है इसका कैसे उपयोग करेंगे सही से, कैसे मैनेज सही से करेंगे, तो 10वीं क्लास में है। लेकिन बेसिक टर्म्स आपको 9वीं से शुरू हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी जो कि 17 में 16 में पूछे गए हैं। यहां 17 मैंने लिखा है, ये 16 में पूछे गए हैं, यहां जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पे आते हैं, क्योंकि आप बोर ना हो जाए। इतना प्यार से, आसानी से पढ़ाऊंगा कि हमेशा आपको दिमाग में बैठ जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉजेस। अब हिंदी में मैं बताता हूं। ये अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो बुक भी बता दूंगा, कौन से बुक लेने हैं आपको। उसके लिए सेपरेट टेलीग्राम ऐप पे आपको डाउट्स लिखिएगा तो बुक्स भी बताऊंगा, किस बुक से ये कवर की जा रही है। आपको डिट्टो वही चीज मिलेगा जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको भी आसानी हो, मुझे भी आसानी हो, और जो शब्द अगर नहीं दिख रहे होंगे तो बुक्स में अच्छे से दिख जाएंगे। फिर भी मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं कहता हूं 1 2 3 बार वीडियो जरूर देखिए। अनइवन, अनइवन मतलब उबड़ खाबड़, इवन मतलब प्लेन। अनइवन हीटिंग यानी अपने धरती पे, जैसे मान लीजिए कहीं मुंबई है, कहीं दिल्ली है। मुंबई में हमेशा बारिश हो जाती है, दिल्ली में हमेशा बारिश नहीं होती है। तो मुंबई में क्या है कि पास में समुद्र है। जो मेन मुंबई एरिया है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। वहां जैसे हीटिंग होती है समुद्र में, वेपर बनता है, वेपर बन के कंडेंस होकर बारिश हो जाता है। दिल्ली के आसपास कोई समुद्र नहीं है, वहां इतनी बारिश नहीं होती है। कोलकाता में भी बारिश होती है, चेन्नई में भी बारिश होती है। जितने समुद्र तट के इलाके हैं वहां पे बारिश होती है। तो ये कह रहा है कि अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड, जमीन पे हवा को गर्म करना, कहीं पे गर्म है कहीं ठंडा है, एंड वाटर बॉडीज कॉजेज। ठीक है, ये विंड्स है, टाइड्स है, रेन है, ऑल ऑफ दीज है। कह रहा है कि अगर हवा को कहीं ठंडा किया जाता है, कहीं गर्म किया जाता है, जैसे क्या है, पूरी धरती है, गोला है, एक तरफ सूरज इधर से है, तो इधर से सूरज इस पे पड़ रहा है, लेकिन इस साइड वाला जो है छुपा हुआ वो तो रात है। जैसे हमारे यहाँ अगर दिन होता है तो अमेरिका में रात होता है। तो सूरज एक साइड से निकलेगा, मान लीजिए यहां से निकला है, जैसे आपके घर पे इधर से अगर सूरज पड़ता होगा तो एक साइड में हमेशा छाया रहता होगा। उसी तरह अगर उधर से सूरज पड़ रहा है तो इधर छाया रहेगा। तो हर जगह हीटिंग अलग अलग होती है, क्योंकि सूरज जहाँ पे उगा रहता है वहां पे हीटिंग होती है, जहां पे उगा नहीं रहता है वहां पे कूलिंग रहती है। तो अनइवन हीटिंग होती है, कहीं पे हीटिंग होती है, कहीं पे कूलिंग होती है, कहीं पे हीटिंग होती है, कहीं पे कूलिंग होती है। अगर वैसा होता है, एंड वाटर बॉडीज को भी और एयर को भी, मतलब हवा को और पानी को, कहीं पे गर्म है कहीं ठंडा है, तो इससे क्या होगा,
इससे करने से क्या होगा, बारिश होगी, विंड्स होगी, टाइड्स होगी, या सब होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई आपसे पूछे कि हवा क्यों बहती है, तो आप कहेंगे अरे हवा बहती है मैं क्या करूं, बहती है, ऐसे बहती है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि सब साइंटिफिक है, इसीलिए तो आप हमारे ऐप पे है समझने के लिए हवा क्यों बहती है। हवा इसलिए बहती है, कहीं पे गर्म होती है, कहीं पे ठंडा होती है। तो क्या होगा, जहां ठंडी हवा होती है ना, वो आता है गर्म के पास, उसको फिल, गर्म हवा होगी ऊपर उड़ जाएगा। जैसे आपके कुकर में जो वेपर होता है ऊपर जाता है ना, उसी तरह सूरज की, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, अगर इंडिया में सूरज है तो यहाँ पे जितनी भी नदी नाले हैं और आपके समुद्र हैं, वहां से क्या हो रहा है कि हीटिंग हो रहा है। सूरज अपने इंडिया पे है और अमेरिका में रात है, तो अमेरिका में तो वहां ठंडा है, यहाँ गर्मी है, तो यहाँ जैसे गर्म हो रहा है तो भाप बन के ऊपर जा रहा है, भाप बन के ऊपर जा रहा है तो ठंडा हवा कहाँ से आएगा, अमेरिका से फिर यहाँ पे फिल करने आएगा। तो जहाँ ठंडी होती है वहां से ठंडी हवा नीचे नीचे आती है, और जहाँ गर्म हवा हो जाती है वो ऊपर उड़ जाती है। तो जैसे गर्म हवा ऊपर उड़ जाएगी तो वो खाली जगह हो जाता है, उसको भरने के लिए ठंडी हवा आती है, इसीलिए हवा बहता है। हवा क्यों बहता है, सूरज की वजह से। सूरज क्या करता है, कहीं पे गर्मी करता है, कहीं पे ठंडा। सूरज गर्मी ही कर सकता है, ठंडा नहीं कर सकता। लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी गोल है, तो एक तरफ से सूरज एक साइड गर्म करता है तो दूसरे साइड ठंडा रहता है। तो एक साइड जहां गर्म किया वहां से भाप बना, पानी उड़ गया, लेकिन यहाँ जो उड़ा हुआ जगह खाली हुआ उसको फिल करने के लिए ठंडा हवा जाके यहाँ आएगा, तो हवा बहने लगता है। तो हवा क्यों बहता है, सूरज के वजह से। अगर आपसे कोई पूछे कि हवा क्यों बहता है, सूरज की वजह से। बोले सूरज क्या करता है, तो सूरज क्या करता है, कहीं हीट करता है तो उससे क्या होता है, वेपर आसमान में चला जाता है और उस खाली जगह को भरने के लिए कहीं से ठंडा हवा आता है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ एयर ओवर लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉजेज विंड्स। तो पहला का आंसर है विंड्स। हवा क्यों बहता है, सूरज की वजह से। सूरज क्या करता है, कहीं पे गर्मी करता है और कहीं पे छाया रहता है तो वहां ठंडा हवा रहता है। तो जहां धूप होता है गर्म हवा ऊपर चला जाता है और ठंडा हवा कहीं से आके फिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हवा बहता है। तो पहला का जो क्वेश्चन है विंड्स। ठीक है, विंड्स मतलब हवा। अब यह बारिश नहीं होती, बारिश है और टाइड्स है। टाइड्स क्या होता है कि समुद्र में ऐसे लहरें बनती हैं, तो उसके वजह से नहीं। यहां पे जो लिखा है कि अनइवन हीटिंग ऑफ एयर, अगर आप हवा को हीट कर रहे हो, कहीं पे ठंडा कहीं गर्म, तो उससे हवा बहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये पृथ्वी है, ठीक है, यहां सूरज है और ये पृथ्वी है। तो यहां पे क्या हो रहा है, भाप बन के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, और यहां ठंडा है तो ये इधर से जाके यहां पे इधर ठंडा है, क्योंकि सूरज ये है, ये सन है, ये अर्थ है। तो सूरज की रोशनी इस साइड पड़ रही, इस साइड नहीं पड़ रही। तो इसमें हो क्या रहा है कि हवा यहां से ऊपर चला जा रहा है, और जैसा हवा ऊपर चला गया तो यहाँ खाली जगह हो गया, और खाली जगह को पूरा करने के लिए यहां से हवा जाके यहां पे गई और उसके बाद यह हवा बहने लगी। तो लोग कहते हैं यार हवा बह रही है। हवा क्यों बह रही है, सूरज की वजह से। सूरज क्या कर रहा है, सूरज ये कर रहा है कि किसी साइड हीटिंग करता है तो किसी साइड में छाया रहता है, इसी वजह से हवा बहती है। तो पहला का आंसर ए है। सीधा सीधे आपको समझ में आ गया। हीट मतलब गर्म करना, एयर मतलब हवा, लैंड मतलब जमीन होता है, एंड वाटर बॉडीज, वाटर के पार्टिकल्स। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद आपको थ्योरी भी बताने वाला। प्रोसेस इन विच वाटर इवेपरेट्स एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज अ रेन एंड लेटर फ्लोज बैक इनटू द सी वाया रिवर इज कॉल्ड। देखिए यहां पे आंसर है कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, वाटर साइकिल है, नॉन ऑफ दीज है। तो ये तीनों साइकिल को आपको प्यार से पढ़ाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कार्बन साइकिल में होता क्या है, वाटर साइकिल में क्या होता है, और नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है। अब ये क्वेश्चंस है, इसको देखते हैं। द प्रोसेस इन विच वाटर इवेपरेट्स, वो प्रोसेस जिसमें वाटर क्या होता है कि भाप बन जाते हैं। अब भाई वाटर गर्म होगा तो भाप ही बनेगा ना। जैसे मान लीजिए कि बर्तन में पानी गर्म होता है तो भाप बनता है। द प्रोसेस इन विच वाटर इवेपरेट्स एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज अ रेन। वाटर इवेपरेट होते हैं समुद्र से, और मुंबई में जाके फिर बारिश होती है, और फिर वो पानी बह के फिर समुद्र में चले जाते हैं। यानी समुद्र से बादल बना भाप बन के, और वहीं से मुंबई में बारिश किया, फिर जो बारिश का पानी है फिर बह के समुद्र में चला गया, फिर समुद्र से भाप बनेगा, बादल बनेगा, फिर बारिश होगी, बारिश होके
नदी नाले के थ्रू फिर समुद्र में चला जाएगा। तो ये साइकिल बना है कि नहीं, समुद्र के पानी बादल बना, बादल से बारिश हुई, बारिश का पानी फिर बह के समुद्र में चला गया, और फिर समुद्र से फिर भाप बन के बादल बना, फिर बारिश हुई, फिर ये साइकिल एक चलता रहता है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। अब मैं आपको बताऊंगा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल क्या है। यहां दूसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा वाटर साइकिल, मतलब वो साइकिल जिसमें पानी भाप बनता है, भाप बन के बादल बन जाता है, और बादल बन के बारिश होती है, बारिश होकर फिर पानी चला जाता है समुद्र में। तो ये प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। एक वाटर का चक्र चल रहा है, साइकिल चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेटेड कोर रिजर्व ऑफ द अर्थ आर सेड टू बी एनफ टू द लास्ट अनदर। ये कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन जब भी आपको आएगा हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, तो दोनों आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है तीसरा कि अपने धरती के नीचे कोयला है, कितना साल तक अभी है। साइंटिस्टों ने पता किया कि कोयला हम धीरे धीरे खोद के निकाल के हम जलाते जा रहे हैं, चाहे बिजली के लिए हो, या चाय बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, या स्टील प्लांट्स के लिए हो, फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए, जो भी इंडस्ट्री की जरूरत है, हम लोग कोयला को खोन खोन के जमीन को हल्का कर रहे हैं। तो कितना साल तक और कोयला रहेगा? तो याद रखिए 200 साल साइंटिस्टों ने पता लगाया है कि कोयला अभी सिर्फ 200 साल ही रहेगा, और एक एक साल तो जा ही रहा है, एक समय आएगा कि कोयला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे कोई पूछे कि कोयला जो निकलता है, ट्रेन से भी कोयला जाते हुए आपने देखा होगा, बिजली बनती है, स्टील प्लांट में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि कोयला अपना जमीन से खोदा जा रहा है, एक दिन तो खत्म हो जाएगा ना, तो कितना समय तक अभी और कोयला रहेगा? तो 200 साल। कितना? सिर्फ 200, हजारों में नहीं है, याद रखने के यही टिप्स है, हजारों में नहीं, 200 साल ओनली टिकेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। कौन सा फॉलोइंग है? फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, नीचे जो लिखा हुआ 4 ऑप्शन है, विच ऑफ द निम्नलिखित यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ऑल नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब यहां मेन आपको क्या है, मेन जो इसमें देखने वाली बात है वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जैसे मान लीजिए पेपर है, पेपर खेत में पड़ जाएगा तो गीला हो जाता है, गीला होने के बाद मिट्टी में मिल जाता है और मिट्टी ही हो जाता है। इंसान भी अगर मिट्टी में दफना दिया जाए तो मिट्टी ही हो जाता है। अगर जानवरों को भी दफना दिया जाए जमीन के अंदर, वो भी मिट्टी हो जाते हैं। कपड़े को, जो कॉटन कपड़ा है, पॉलिएस्टर के नहीं, कॉटन कपड़ा को अगर आप जमीन के नीचे खोन के गाड़ देंगे तो कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी ही बन जाएगा। तो वो चीजें जो मिट्टी में धंसाने के बाद उसको बैक्टीरिया खाने लगते हैं, खा खा के उसको खत्म कर देते हैं। तो वो पदार्थ, वो आइटम जिसको जमीन में गाड़ने के बाद वो फिर मिट्टी ही बन जाता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जिसमें नॉन लगा है मतलब नहीं, जैसे मान लीजिए कि ये पेन है, इसको अगर जमीन के नीचे गाड़ देंगे 10 साल के बाद निकालिएगा तो ये वैसा ही रहेगा। प्लास्टिक जो है वो गलता नहीं है, मिट्टी नहीं बनेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायो समझ गए, डिग्रेड हो जाना है तो खत्म हो जाना है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल खत्म नहीं होगा, प्लास्टिक खत्म नहीं होगा, कपड़ा भी जो पॉलिएस्टर का है वो भी खत्म नहीं होगा। तो अब इसमें कह रहा है कि कौन इसमें से है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, इसमें से ग्रुप्स बोल रहा है। अब इसमें देखिए लकड़ी है, लकड़ी को जमीन में गाड़ देंगे तो सड़ के मिट्टी ही बन जाता है। सीवेज है, सीवेज मतलब होता है कि जैसे टॉयलेट्स का पानी हो गया, जैसे शहरों में क्या होता है, नालियाँ होती है, नाली जाके कहीं एक सीवेज होता है, सीवर लाइन जिसको बोलते हैं, नाला समझ लीजिए, टॉयलेट का पानी, लेटरिन का पानी, उसको बोलते हैं सीवेज। तो वो भी अगर मिट्टी में जाएगा, टॉयलेट्स भी मिट्टी में जाएगा, गोबर भी जाएगा गाय का, वो भी क्या बन जाएगा, मिट्टी ही बन जाता है। तो उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। बायो में डिग्रेड हो जाता है, मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, खाक हो जाता है। तो जो खाक हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल है, जो खाक नहीं हो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। देखिए कितना आसान है। अब इसमें लकड़ी जो है ये भी बायोडिग्रेडेबल है, सीवेज भी है, प्लास्टिक नहीं है, मरकरी नहीं है। तो इसमें से 2 जो बायोडिग्रेडेबल है, 2 नहीं है। अब बी देखते हैं। बी में इंसेक्टिसाइड्स है, पेपर है, रेडियोएक्टिव है, लीड है। अब यहां देखिए पेपर, पेपर भी खाक में मिल जाएगा,
लकड़ी भी मिल जाएगा, सीवेज भी मिल जाएगा। इसमें देखिए सी में क्या है, सी में पेशाब है, पेशाब भी अगर मिट्टी में जाएगा तो खाक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन डी में देखिए पेस्टिसाइड्स है, ये भी नहीं मिलेगा, एल्युमिनियम भी नहीं मिलेगा, प्लास्टिक भी नहीं मिलेगा, मरकरी भी नहीं मिलेगा। तो इसमें चारों जो है वो मिट्टी में नहीं मिलने वाला है, मतलब खाक नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेड हो जाएगा। तो ये चारों है अगर मिट्टी में मिला देंगे तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, तो इसको बोलेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। आगे फिर मैं बताऊंगा इसको, आगे बार बार इसको रिवाइज करता रहूंगा जिससे आप भूलेंगे नहीं। मेरे क्लास में आप भूलने वाले नहीं है, याद रखिए। अब मैं आता हूं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज में देखिए इन्वायरमेंट पूछते हैं कि यार इन्वायरमेंट क्या होता है। बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट हम बता नहीं पाते हैं। तो देखिए कोई भी चीज जो हमारे आसपास है वो सारे इन्वायरमेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रखिए, कोई भी चीज हमारे आसपास है वो सारे मिलके इन्वायरमेंट है। जैसे हवा है, पानी है, जमीन है, जीव जंतु है, आप भी है, सब मिलके क्या हम लोग बना रहे हैं, इन्वायरमेंट बना रहे हैं। तो एवरीथिंग, कोई भी चीज दैट सराउंड्स अस, जो हम लोगों के सराउंडिंग में है, आसपास में है, इसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण बोलते हैं इन्वायरमेंट को। नेचुरल मतलब ये प्राकृतिक रिसोर्सेज मतलब खजाना। तो प्राकृतिक खजाना में इन्वायरमेंट, पर्यावरण में आप देख सकते हैं कोई भी चीज जो हमारे आसपास है उसको पर्यावरण बोलते हैं, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछेगा, क्वेश्चन में भी आएगा, क्या क्वेश्चन में आएगा, ये क्वेश्चन में आएगा कि एवरीथिंग दैट सराउंड अस, उसको क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं, रिन्यूएबल बनते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। तो आपको बताना है इन्वायरमेंट। बोलते हैं यहाँ इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब आसपास की चीजें अच्छी हैं। बोलते हैं कि बच्चा तभी पढ़ेगा जब इन्वायरमेंट पढ़ने वाला होगा, तब मतलब आसपास के लोग पढ़ने वाले होंगे तब। तो इन्वायरमेंट मतलब आसपास के चीजों को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें हैं आसपास में, कोई आदमी है, कोई जानवर है, कोई पेड़ पौधे हैं, कोई जमीन है, नदियां हैं, कुछ भी है। तो नेचुरल जो भी रिसोर्सेज अल्लाह भगवान ने जो भी रिसोर्सेज बनाई है, इस रिसोर्सेज में कुछ लिविंग बींग्स भी है, कोई नॉन लिविंग बींग्स भी है। नेचुरल जितनी भी खजाना है, प्राकृतिक ने, ऊपर वाले ने जितनी भी चीजें बनाई हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, सजीव और निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव मतलब जो जिंदा है, जैसे मैं हूं, आप हैं, और पेड़ पौधे हैं, जानवर है, वायरस भी जिंदा है, ठीक है, बैक्टीरिया भी जिंदा है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम आंख से नहीं देख पाते हैं वो भी जिंदा है। तो वो भी नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहते हैं, एक साइकिल चलता रहता है। इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, मतलब जो भी चीज अपने आसपास के है उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की वजह से ही हम आप जिंदा है, इसको बोलते हैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्टिव में लिखेगा कि इन्वायरमेंट को और क्या कह सकते हैं, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम। लाइफ सपोर्ट सिस्टम, देखिए कोई आजकल कोमा में पड़ जाता है या आईसीयू में भर्ती होता है हॉस्पिटल में। आईसीयू मतलब होता है इंटेंसिव केयर यूनिट, बहुत अच्छे से केयर करने की जो यूनिट होती है। तो उसमें बोलते हैं कि अरे वो तो अब मरने वाले हैं, वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो जिंदगी तभी चलेगी जब इन्वायरमेंट रहेगा। मंगल ग्रह पे लोग नहीं रह पा रहे, अदर ग्रहों पे लोग नहीं रह पा रहे क्योंकि वहां इन्वायरमेंट ही नहीं है, पर्यावरण ही नहीं है जो हमको सपोर्ट करे, ठीक है। सपोर्ट करेगा तभी तो हम जिंदा रहेंगे। हॉस्पिटल में क्या होता है, हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो मरने वाले भी जिंदा हो जाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल खजाना जो है वो दो भागों में बटा हुआ है, इनएग्जॉस्टिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब होता है खत्म होने वाला, खत्म होने वाला, ये खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं, ठीक है। ये खत्म होगा, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। तो इनएग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाएगा,
नहीं खत्म होगा। एग्जॉस्टिव मतलब खत्म। देखिए आप आते हैं जैसे किसी के पार्टी से, ब्याह से, शादी से आते, बोले मैं एग्जॉस्ट हो गया हूं, खत्म हो चुका हूं, अब मेरे से कोई काम नहीं हो सकता। तो मैं क्या हो चुका हूं? खत्म हो चुका, एग्जॉस्ट हो चुका, अब मुझसे कोई काम नहीं होगा क्योंकि मैं थक चुका हूं, हार चुका हूं, खत्म हो चुका, मतलब एग्जॉस्ट हो चुका हूं। ठीक है। इनएग्जॉस्टेबल, इन मतलब नहीं एग्जॉस्ट हुआ। जैसे हवा बिल्कुल अपने धरती से एग्जॉस्ट नहीं होगा, पानी एग्जॉस्ट नहीं होगा, भले पानी पीने लायक नहीं बचेगा, पॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन धरती पे पानी रहेगा। समुद्र है, पानी तो रहेगा। 75% अपने धरती पे पानी ही है। और सोलर एनर्जी, सूरज की रोशनी। तो ये जो तीन चीजें हैं जो इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, जो ऊपर वाले ने बनाई है। क्या क्या? हवा, पानी और सूरज की रोशनी। ये तीन चीजें हैं जो खत्म नहीं होगा, इसको बोलेंगे इनएग्जॉस्टेबल। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज है जो ऊपर वाले ने बनाई। अब ऊपर वाले ने पेट्रोल डीजल भी बनाया जो बाइक आप चलाते हैं। तो इसमें देखिए रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में डिवाइड है। नॉन रिन्यूएबल मतलब पेट्रोल, डीजल, कोयला, एल्युमिनियम, आयरन, सोना, चांदी, सब लिमिटेड है। जो धरती के अंदर है वही एक बार निकल गया तो फिर दोबारा वहां उगने वाला नहीं है। सोना उगता नहीं है, कोयला उगता नहीं है, पेट्रोल उगता नहीं है। एक जगह से निकाल लिया तो आपने चूस लिया, वहां खत्म कर दिया, अब वहां कुछ बचा ही नहीं। तो एक दिन ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल, कोयला एकदम खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, मतलब रिन्यू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए पासपोर्ट बनवाते हैं आप या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उसको रिन्यू करवाते हैं, मतलब फिर से नया कर लेते हैं, फिर से नया कर लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे 15 साल के लिए बाइक का होता है, आजकल कार जो है 10 साल के लिए हो रहे हैं, डीजल वाले 10 साल के हो रहे हैं, पेट्रोल के लिए 15 साल के लिए। तो 15 साल के बाद उससे फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है। जैसे पासपोर्ट हो गया या आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया तो रिन्यू करवाना पड़ता। तो रिन्यू वो जो हो सकता है, जैसे क्या है, जंगल आपने काट दिया, उसको फिर चाहे तो लगा सकते हैं, बगीचा लगा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ खत्म हो गया, फिर से बसा सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो गया, फिर से क्या कीजिए, आसपास तालाब बनवा दीजिए, पोखरा बनवा दीजिए। तो क्या होगा, वही पोखरा का पानी रिस रिस के जमीन में जाएगा और आपका जो हैंड पंप 100 फीट अंदर खोदने की जरूरत पड़ रही है, वो 20 फीट पे ही पानी आ जाएगा। कब? आसपास में खूब तालाब, नदियां बना दीजिए, वहां से पानी रिस के जमीन के अंदर जाएगा। तो अंडरग्राउंड वाटर, जमीन, जमीन क्या होता है, जमीन भी एक बार बह के चला जाता है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। जितने भी ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे रिन्यूएबल है, ठीक है। और ये नॉन रिन्यूएबल, इसका रिन्यू ही नहीं होगा। पासपोर्ट का रिन्यू हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस का हो जाएगा, गाड़ी का कागज का रिन्यू होगा, लेकिन ये रिन्यू नहीं होगा, पेट्रोल रिन्यू नहीं होगा, कोयला रिन्यू नहीं होगा। तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल, ये रिन्यू नहीं हो सकता। ये रिन्यू हो सकता है, बगीचा आपने काट दिया, फिर से लगा लीजिए, लेकिन अगर मैनेज सही से नहीं कर लिए तो ये खत्म हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर आप देखे होंगे गांव-गांव में, पहले 20 फीट में पानी आ जाती थी, अभी आपको बहुत ज्यादा अंदर जानी पड़ रही, तब ग्राउंड वाटर आ रही। मैंने सही से मैनेज ही नहीं किया, इसलिए जो अपने जमीन के पानी है वो खत्म हो गया, ठीक है। रिन्यूएबल वो है जिसको हम लोग एक फिक्स टाइम में उसको फिर से लगा सकते हैं। जैसे जंगल खत्म हो गया, फिक्स टाइम में हमें 1-2 साल में फिर से उसको सही कर सकते हैं। बायोटिक और एबायोटिक, बायोटिक उसको बोलेंगे जो जिंदा चीजें हैं, एबायोटिक उसको बोलेंगे जो निर्जीव है। तो सजीव, निर्जीव, लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, लिविंग मतलब सजीव। इसी का बायोलॉजिकल टर्म है बायोटिक, मतलब लिविंग, जिंदा। जैसे मैं हूं, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, सब बायोटिक है। और एबायोटिक मतलब जो बायोटिक नहीं है, जैसे पेन है, मोबाइल है, ये बोर्ड है, स्याही है, ये सब एबायोटिक है। तो नॉन रिन्यूएबल जैसे डीजल है, डीजल क्या है, सजीव है कि निर्जीव है, बताइए। निर्जीव है मतलब एबायोटिक है। कोयला, डीजल, सोना, चांदी सब क्या है, नॉन लिविंग है, मतलब एबायोटिक है, यानी निर्जीव है। और सजीव में क्या है, जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, जानवर है। ये बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो सकता है, ये सिर्फ निर्जीव ही, ये सिर्फ निर्जीव ही हो गए। ये सजीव निर्जीव दोनों हो सकता है, ये सजीव भी हो सकता है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है।
ये सिर्फ निर्जीव होगा, सिर्फ निर्जीव होगा, ये सिर्फ निर्जीव होगा। ठीक है, ये सिर्फ निर्जीव होगा, ये सजीव निर्जीव दोनों हो सकते हैं। अगर इसको मैनेज करें तो जीवन भर ये जब तक धरती रहेगी तब तक रहेगा। अगर मैनेज सही नहीं करें तो जंगल भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लोग लकड़ी काट के उसको खत्म कर रहे हैं। जंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे पुराने जमाने में, बाग बगीचा होते थे, अब बाग बगीचा काट कोट के सब सपाट कर दिए हैं। तो मैनेज करेंगे तो ये हमेशा रहेगा। इसको मैनेज करिए या नहीं करिए तो खत्म होना है, कोयला खत्म होना है, पेट्रोल खत्म होना है। क्योंकि ये क्वेश्चन था ना, कोयला 200 साल तक रहेगा, 200 साल के बाद कोयला नजर नहीं आएगा। अब देखिए, इनएग्जॉस्टेबल आपको बता दिया था, जो भगवान ने, अल्लाह ने बनाई हुई चीजें जैसे एयर, वाटर, सोलर एनर्जी, ये खत्म नहीं होगा। ये खत्म होगा, जिसमें से ये तो पक्का खत्म होगा। ये खत्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर इंसान ने अच्छा से मैनेज किया तो ये रह सकता है, बाकी ये तो जाना ही जाना है, पेट्रोल, डीजल, कोयला जाना ही जाना है। अब देखिए, आप कोई पूछता है यार यहाँ का वेदर है ना अच्छा नहीं है, यहाँ का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, तो कोई पूछेगा कि अरे इन्वायरमेंट को तो आपने बता दिया कि इन्वायरमेंट वो चीज़ होता है, पर्यावरण वो चीज़ होता है जो हमारे आसपास की चीज़ें होती है, लेकिन वेदर क्या होता है बताइए। आप देखेंगे मोबाइल में वेदर दिखाता है, आज यहाँ पे बारिश हो सकती है, आज यहाँ का टेम्परेचर, मुंबई का टेम्परेचर इतना है, दिल्ली का इतना टेम्परेचर है। आप अपने एरिया को सेट कीजिए मोबाइल में, आपका अपने लोकेशंस का वेदर दिखाता है। वेदर मतलब डेली वेरिएशन, डेली आज कितना टेम्परेचर, बारिश होगी टेम्परेचर कम हो जाएगा, बारिश नहीं होगी गर्मी होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसी तरह बायोमेट्रिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ये डेली चेंज होता है। एयर के स्पीड हो गया, कभी हवा पूर्वा बहता है, कभी पछुआ बहता है, कभी हवा इधर से बहेगा, कभी हवा इधर। तो डेली ना डेली वेरिएशंस होते हैं। वो किस में वेरिएशंस होते हैं? वेदर में। तो कोई पूछेगा वेदर क्या होता है, जिसको बोलते हैं मौसम। और इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, पर्यावरण मतलब आसपास की जितनी भी चीजें पर्यावरण है। मौसम, मौसम बोला आज मौसम खराब है, आज यहाँ पे 32 डिग्री टेम्परेचर है, आज यहाँ 5 डिग्री है, जम्मू कश्मीर में बर्फ पड़ गया है, जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढक गई है रोड। तो ये डेली का वेरिएशन जो होता है वेदर बोलते हैं। अब क्लाइमेट क्या होता है, ये भी बात है कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट वो होता है कि एवरेज लिया जाता है। मान लीजिए कि मुंबई की बात करें तो वहां के बोलते हैं क्लाइमेट, वहां ना ह्यूमिडिटी चिपचिपा रहता है। क्यों रहता है कि समुद्र है, सूरज की रोशनी पड़ेगी, भाप बनेगा, भाप बनेगा तो बूंदे जो उसकी होगी आसपास में फैलेगा, तो बॉडी चिपचिपा रहता है। तो वहां चिपचिपा को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। कभी होता है ना कि अरे उमस बहुत ज्यादा है, आज बारिश हो सकती है, तो उमस मतलब ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो हम लोग एक 50 ईयर्स, कम से कम 30 ईयर्स या 50 साल, 100 साल या 30 साल, कम से कम 30 साल का जो एवरेज वेदर लेते हैं तो क्लाइमेट पता चलता है कि भाई राजस्थान में है, गल्फ कंट्री में है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अपने भारत में है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में ठंडी पड़ती है, वहाँ क्लाइमेट कुछ और है। यूपी, बिहार, बंगाल के लिए यहाँ क्लाइमेट कुछ और है। मुंबई के लिए ले, चेन्नई के लिए ले, बेंगलोर के वहाँ क्लाइमेट अलग है। तो क्लाइमेट को हम लोग 30 साल तक स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कि यहाँ पे कैसे टेम्परेचर के वेरिएशंस होता है। तो एवरेज ले लेते हैं, तो एवरेज लेने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है ना, मतलब वेदर क्लाइमेट में कंफ्यूज मत होइएगा, वेदर डेली का है। हो सकता है कि किसी दिन ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में खूब ठंड पड़े, होता है कि अरे 5 डिग्री हो गया, दिल्ली के रोड पे, इंडिया गेट पे बर्फ जम गया। तो बर्फ जम जाता है लेकिन डेली तो थोड़ा जमता है। लेकिन अगर हम कहें कि जम्मू कश्मीर में भी उतनी ही टेम्परेचर थी दिन में और दिल्ली में रात में उतनी टेम्परेचर हो गई ठंड के दिनों में, तो अब जम्मू कश्मीर का जो वेदर है, दिल्ली का वेदर, दोनों का अलग अलग एक टाइम पे सेम हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट सेम नहीं हो सकता है। क्लाइमेट ये 30 साल का स्टडी है, 50 साल का स्टडी है कि जम्मू कश्मीर में ठंड पड़ती है, लेकिन दिल्ली में कोई कहेगा ठंड पड़ती है तो नहीं। हाँ, किसी दिन ऐसा एक दिन हो सकता है कि ठंड खूब पड़े, लेकिन सालों भर तो नहीं पड़ती रहती है ना। लेकिन जम्मू कश्मीर में रात को आपको ठंडी रात को महसूस होती ही होती है। तो क्लाइमेट क्या होगा कि एवरेज है और वेदर क्या है, डेली का। ठीक है, यही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसमें एवरेज लिखा रहेगा और आप मार के आएंगे वेदर। तो एवरेज जहां लिखेगा
वो AC याद रखिएगा। जहां एवरेज है तो AC क्लाइमेट होगा, और जहां डेली है तो DW, D से डेली और W से वेदर, तो DW याद रखिए और AC याद रखिए। जहां एवरेज होगा क्लाइमेट आपको मारना है, जहां D होगा वेदर को मारना है। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर बोलते हैं ना, ये पर्यावरण, इन्वायरमेंट। अब एटमॉस्फेयर भी एक शब्द होता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ। ये अर्थ है, पृथ्वी है, इसके चारों तरफ जो हवा है, जैसे हम लोग तो धरती पे ही है, हमारे आसपास की जितनी हवाएं हैं इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर कोई पूछेगा क्या है, कि हमारे धरती के चारों तरफ जो हवाएं हैं इसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। पता चल गया एटमॉस्फेयर। अब आपको हर चीज मैंने बता दिया, इस पे कम से कम आपका 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लेके आता हूं, क्योंकि आपको पता चले ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ चलते रहे और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो। लेकिन सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस सब्जेक्टिव से आज का लेक्चर से कम 100 क्वेश्चंस उत्पन्न हो सकते हैं, बन सकते हैं, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो इसलिए थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई भी बोलता है कंपटीशन निकालने के लिए अगर ये रट के जाएंगे तो नहीं चलेगा। अब इसमें पढ़ने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर आपने दूसरा क्वेश्चन देखा, इसमें जितने भी ऑप्शंस है तो उसको स्टडी कीजिए डीप में जाके, कि कार्बन साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो तीनों को आप पढ़ेंगे डिटेल में, तब इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का करना आपका कारगर हुआ। अगर आपने सिर्फ दूसरा का सी याद रख लिया, कि अगर वाटर से वेपर बना, वेपर से बादल बना, बादल से फिर बारिश हुई, बारिश से फिर समुद्र में पानी चला गया, तो ये वाटर साइकिल। लेकिन कार्बन साइकिल आ गया तब क्या करेंगे, नाइट्रोजन साइकिल आ गया तो क्या करेंगे। उसी तरह अगर आपको यहाँ आर्सेनिक पूछा जाए कि बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं, आप सिर्फ डी आंसर इसका याद रखें कि चौथा का डी होगा। ठीक है, तो आप तो डी पढ़े, लेकिन आपको यह भी पढ़ना है कि लकड़ी बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है। उसके बाद मरकरी क्या है, प्लास्टिक क्या है, आर्सेनिक क्या है, यूरिन क्या है, फेसियल क्या है, फिटल क्या है, पेपर क्या है, रेडियोएक्टिव वेस्ट क्या है, लीड क्या है, मरकरी, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, पेस्टिसाइड्स। तो ये सारे एक एक शब्द को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का फायदा होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का फायदा उस वक्त नहीं होगा जब आप ABCD याद रखेंगे। तब आप जितने भी ऑप्शन है सबको स्टडी कीजिए, सबको स्टडी किए। टाइड्स क्या होते हैं, मैंने बताया कि समुद्र में जो लहरें चलती हैं ऐसे ऐसे, उसको टाइड्स बोलते हैं। रेन क्या होता है, बारिश होती है। विंड्स क्या होता है, हवा अगर जोर से बह रही तो विंड उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे पढ़ना है कि आपको समझ में आ जाए, और जितने भी ऑब्जेक्टिव में इसके ऑप्शंस होंगे सारे ऑप्शन को यहाँ एक्सप्लोर करना है, और एक्सप्लोर करके उसको डीप स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर यही समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी बनाएंगे, सब्जेक्टिव भी बनाएंगे, आपकी तैयारी जबरदस्त करवाएंगे। तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।